नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आपके हाथों आने वाला है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु के हाथों पर आने वाला है। जी हाँ, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। जिस टाइप से आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पेपर पर प्रश्न आ रहे हैं, उसी टाइप से यह प्रैक्टिस पेपर बनाया गया है और यह प्रैक्टिस पेपर नंबर 27 है बाई जायसवाल सर। जी हाँ, इस प्रैक्टिस पेपर 27 में 30 महत्वपूर्ण कंसेप्ट की बात करेंगे और वो सारे कंसेप्ट की बात करेंगे जिस टॉपिक से आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रैक्टिस पेपर जिस प्रकार से पेपर में एग्जाम हो रहे हैं उसी टाइप से प्रैक्टिस पेपर की यहाँ पे कर रहे हैं। चाहे हम बाल विकास की बात करें, मैथ्स की बात करें, हिंदी की बात करें, चाहे ईवीएस की बात करें, चाहे अदर सब्जेक्ट की बात करें, पेडागोजी की बात करें। तो चलिए इस प्रैक्टिस पेपर की शुरुआत करते हैं देर न करते हुए और आपका फीडबैक जान लेते हैं। एग्जाम के पहले आपका स्कोर क्या है, आपके इस प्रैक्टिस पेपर पर स्कोर क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कब बनाया गया था। 1949 में, 1963 में, 1975 में या 1983 में। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट का जायसवाल सर आप सभी कमेंट फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं, सभी का वेलकम अभिनंदन करते हैं। आपका फीडबैक क्या आ गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कब बनाया गया था। अगर आपका जवाब 1975 है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह बनाया गया था 1975 में। दूसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काइकस बेनगलेंसिस वैज्ञानिक नाम है। बरगद का है, अनानास का है, बबूल का है, तुलसी का है। सभी जानते हैं बरगद जो वृक्ष कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो काइकस बेनगलेंसिस वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप सभी लोग जानते हैं यह बरगद का वैज्ञानिक नाम है। काइकस बिलिंगिस बरगद का है और पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में समस्त जीवित जीव अजीवित का जो वैज्ञानिक नाम है। और पेड़ पौधों से संबंधित, ठीक है, फलों फूल सब्जियों से संबंधित पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी जो आपका जो चैप्टर है ज़्यादातर आपके सैटेलाइट और अंतरिक्ष विज्ञान से पूछा जा रहा है। हो सकता है 2-3 दिन पेपर में होगा, फिर अगला चैप्टर जरूर चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है 1 महीने केवल अंतरिक्ष से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं कि असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, या मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। नीचे आपके कूट दिया गया है कि कौन कौन से सही होंगे। देखिए, कथन बिल्कुल सही है। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, ये हमारा कथन सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली है, ये भी सही है। और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश म्यांमार से मिली हुई है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन हमारे सही दिए गए हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सैटेलाइट से संबंधित न करें। इसके पहले आपको पता है 70 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट संबंधित ऑलरेडी आपको वीडियो बना दिया गया है। क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चैनल को विजिट कीजिए, सारी क्लासेज आपको एग्जाम के अनुसार मिल जाएगी और उस टॉपिक के डेली आपको वीडियो मिलेंगे जिस टॉपिक से आपके एग्जाम पर डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। ब्रह्मपुत्र, दामोदर घाटी, महानदी या गोदावरी की बात करेंगे। तो ऐसा क्षेत्र जो कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है वह आपका दामोदर घाटी है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, गवर्नमेंट टीटी एग्जाम में सिलेक्शन पाना, 101% सिलेक्शन को पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है साथियों? आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, लेकिन कभी कभी आपका जो है फीडबैक या कह सकते हैं कभी कभी मन 50-50 में हो जाता है कि क्षय रोग किसके द्वारा फैलता होगा। वायु के द्वारा फैलता है, रक्तदान के द्वारा, दूषित जल के द्वारा या यौन संपर्क से फैलता है। देखिए, एड्स जो रोग होता है वह आपका डी ऑप्शन से होता है, लेकिन क्षय रोग की अगर बात करें तो आप सभी परिचित होंगे कि वायु के द्वारा क्षय रोग फैलता है। ठीक है, दूषित जल से पीलिया हो गया, आपका पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, ठीक है, ये आपके दूषित जल पीने से होता है। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी मुक्त फेफड़े को प्रभावित करता है।
एवं उसके बाद विभिन्न भागों को। रॉबर्ट कोच ने टीबी के सूक्ष्मजीवी के बारे में 1882 में खोज की। किसने? रॉबर्ट कोच ने। और 1915 में 1.8 लोगों की टीबी में संक्रमित होने की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, सोच सकते हैं 2015 में रिकॉर्ड है लगभग आपके 2 लाख के समथिंग 1.8 लाख लोगों की टीबी बीमारी से मृत्यु हुई थी। डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है बरगद का, गुलमोहर का, इमली का, चीकू का। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। कुल आपका फेबेसी है और किस गण का है? फेबेस गण का है। 7वां प्रश्न साथियों, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? घाटी, राजमार्ग, दर्रा या पर्वतीय भूभाग कहा जाता है। सारे प्रश्न संभावित हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो प्राकृतिक मार्ग पर उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे दर्रा कहा जाता है। जी हाँ, नाथू दर्रा आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाली पर्वत के किसी अंतराल को दर्रा कहा जाता है। और भारत का नाथुला, आपका शिवकिला आदि प्रसिद्ध दर्रे हैं। नाथुला उनमें से सर्वोपरि आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य पर स्थित है? आपके आंध्र प्रदेश, आपके हिमाचल प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश। जी हाँ, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं यह आंध्र प्रदेश राज्य पर स्थित है। आ से अनुसंधान, आ से संस्थान या आ से आंध्र प्रदेश, नोट कर लीजिएगा। भारतीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय के एक संगठनात्मक इकाई के रूप में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एक आधारित संस्थान है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जी हाँ, तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो सभी जानते हैं गुजरात राज्य सर्वोपरि आता है। जी हाँ, भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है, लेकिन सबसे लंबा तटीय भाग राज्य गुजरात का आता है जो पश्चिमी भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्ताल्पता किसके अभाव से होता है? राइबोफ्लोविन के, थियामीन के, फोलिक अम्ल से या नियोसोन से होता है? देखिए, रक्ताल्पता सभी जानते हैं, खून का थक्का ना जमना। जब भी किसी चोट लग जाती है, घाव होता है, तो कभी कभी खून का बहना बंद नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे बंद हो जाता है, थक्का जैसे जमा हो जाता है। ठीक है, तो रक्ताल्पता किसके अभाव में होता है? तो फोलिक अम्ल के अभाव में होता है। जी हाँ, फोलिक अम्ल के अभाव में रक्ताल्पता रोग उत्पन्न होता है। फोलिक अम्ल विटामिन बी का प्रकार है जो नए कोशिकाओं के जन्म व विकास में मदद करता है। 11 नंबर प्रश्न साथियों, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट, अपोलो 11, आर्यभट्ट फर्स्ट या वाइकिंग फर्स्ट? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना है साथियों। आपका प्रत्येक कमेंट, आपका प्रत्येक साथ, आपका प्रत्येक एक लाइक हमें सपोर्ट करता है, फीडबैक करता है, हमें एनर्जी उत्पन्न करता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन सा है? आपका वाइकिंग फर्स्ट। जी हाँ, यहाँ पे स्पुतनिक फर्स्ट मत कीजिएगा। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट आपका नहीं है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान आपका कौन सा कहलाता है? वाइकिंग फर्स्ट कहलाता है। अब आपका जवाब होगा कि स्पुतनिक फर्स्ट भी हमने पढ़ा है, तो ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आपका स्पुतनिक फर्स्ट है। जी हाँ, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आपका स्पुतनिक फर्स्ट है और मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान आपका वाइकिंग फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, 1957 में, 1962 में या 1973 में हुई थी? जी हाँ, अंतरिक्ष युग की शुरुआत की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है कि सर अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो है 1957 में हुई है। बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ, मेरे ब्रदर्स, टीचर्स एंड सिस्टर्स एंड भाई बहन, सभी कमेंट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 15 अक्टूबर को, 3 मार्च को, 27 फरवरी को? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और
आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला के रूप में कामकाजी महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, इसे हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कुल्लू मनाली आपने नाम सुना ही होगा। तो ये कुल्लू घाटी जो है किसके बीच स्थित है। लद्दाख और पीर पंजाल, रनजोती और नागटिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक, या धौलाधार और पीर पंजाल की बात करेंगे। मेरे सभी मित्र कमेंट कीजिएगा। तो कुल्लू घाटी जो है किसके बीच स्थित है। लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है, जो कि एक बहुत ही स्थल माना जाता है, पर्यटक स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। आपके सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ये साथियों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को जोड़ता है। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा गले में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, मोटी आवाज़ होती रही है। इसका कारण आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्लासेज डेली हमारी 3-4 क्लासेज होती हैं। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सपना साकार हो सके। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जायसवाल सर आप सभी का जीवन भर आभारी रहेंगे। जी हाँ, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाल घाट जो है केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी, रामेश्वरम की बात करेंगे, धनुषकोडी की बात करेंगे, इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे। तो भारत का सबसे दक्षिण में स्थित हमारा कौन सा कहलाता है। इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, भारत का सबसे दक्षिण में स्थित हमारा इंदिरा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी में स्थित है, पूरी क्षेत्र पर स्थित है। कलोल, अंकलेश्वर, महसाना या डिगबोई की बात करेंगे। तो कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है, वह आपका डिगबोई, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, डिगबोई असम तेल क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी पर स्थित है। डिगबोई में तेल शोधक कारखाना भी स्थापित है और मिट्टी का तेल, गैसोलीन, बेंजीन, मोबिल ऑयल, मोम आदि यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। जी हाँ, असम राज्य डिगबोई की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। तो आप जानते हैं गंगा नदी डेल्टा बनाती है, आप जानते हैं गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है, आप जानते हैं गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, गंगा नदी डेल्टा बनाती है, लेकिन आपकी ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। जी हाँ, भारत में नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं और जाके अरब सागर में गिरती हैं। जो नदी अरब सागर में गिरती है वो अधिकांशतः डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वारंदमुखी अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। ये नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, या उत्तरी तट कहते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बड़े भाई बहन, सभी कमेंट कीजिएगा। तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सी वाला हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न पर आपको लगा हो, ठीक है, कन्फ्यूजन हो, आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है, आवर फैमिली है, और आपके प्रत्येक कमेंट का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ साथियों, लिम्बाराम संबंधित है। जो लिम्बाराम है आपके मैराथन, निशानेबाजी, तीरंदाजी या घुड़सवारी से संबंधित है। स्पोर्ट्स से एक प्रश्न जरूर आएगा, हो सकता भी ना पूछा जाता हो, लेकिन आपके सिलेबस पर है तो पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है। तो लिम्बाराम संबंधित है। तो लिम्बाराम किससे संबंधित है, आपके तीरंदाजी से संबंधित है। 20 प्रश्न लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं और 10 प्रश्न और फटाफट अंदाज में करेंगे, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करेंगे। साथियों, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य पर है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जी हाँ, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो है आपके किस राज्य पर है, बात करेंगे राजस्थान राज्य। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से, कुमाऊं हिमालय के नाम से, या असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा
मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन सभी से निवेदन है, बेहतरीन कमेंट कीजिए, फीडबैक बेहतरीन कीजिए और सिलेक्शन का रास्ता आसान कीजिए, क्योंकि आपका कमेंटेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग के द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा की बात करेंगे, या आपके राष्ट्रपति के द्वारा, या कार्यकारी समिति के द्वारा? तो आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, कि भारत का संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। चलिए आज अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया है। इनमें सदस्यों की संख्या 389 थी तथा भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई और इसमें रियासतों के 70 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, एक स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। दो विकल्प में, केवल एक विकल्प में, कुल सदस्य से एक कम, या सभी के लिए मतदान। तो एक स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता जो होता है, प्रत्येक मतदाता जो सदस्य होता है अपनी प्राथमिकता बताता है सभी के लिए मतदान के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ, आपको जिद पर अड़ना है, आपको सिलेक्शन पाना है, आपको साकार होना है, माता पिता के सपने को साकार करना है। जी हाँ, दुनिया सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। तो परिश्रम कीजिए, खुद पे आत्मविश्वास करिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? केवल बाह्य संप्रभुता की बात करेंगे, केवल आंतरिक संप्रभुता की बात करेंगे, या आंतरिक व बाह्य संप्रभुता की बात कर रहे हैं, या आपके आंतरिक और बाह्य दोनों में से कोई संप्रभुता ही नहीं है? तो कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? तो आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। जी हाँ, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता जो है दोनों यह राज्य के अधीन आता है। अगला प्रश्न मित्रों, शिक्षक बंधुओं सभी कमेंट कीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्री गणराज्य का नहीं किया गया है, समाजवादी का नहीं किया गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं किया गया है, या संघीय का नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपके संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्री गणराज्य का किया गया है। 27वां प्रश्न है और 27वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ सूची का विषय है। संघ का है, राज्य का है, वैश्विक का है, या संवर्ती का है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ जिस सूची का विषय है वह राज्य सूची का विषय होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन सूची का विषय है। संघ का है, राज्य का है, वैश्विक का है, या संवर्ती का है? मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे भाई बहन, शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट, आपका यूट्यूब कमेंट बॉक्स इंतजार करता रहता है कि कुछ तो लिखिए, कुछ तो टाइप कीजिए, कुछ तो कमेंट कीजिए। जी हाँ, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन सूची का विषय है यह संवर्ती सूची का। जी हाँ, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण संवर्ती सूची 52 विषयों में से एक है। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। और हमेशा ये है, आप लोग बेहतरीन फीडबैक ही करते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थी को पूरी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना चाहिए, या कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना चाहिए, या आप शिक्षक हैं तो अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहना चाहिए, या सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए?
तो आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा कक्ष में सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? सीखने और उनसे अपेक्षित प्रक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस पेपर का। प्रश्न उत्तर तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह खाली स्थान को सुनिश्चित करती है, अधिक अनुशासित कक्षा को सुनिश्चित करती है, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है, या परीक्षाओं को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता को सुनिश्चित करती है। या आपके ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि प्रश्न उत्तर तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफ़ी जो है प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहे 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से आप लोगों ने फीडबैक किया होगा। सभी दोस्तों का धन्यवाद करते हैं और अंत में एक ही बात कहूँगा साथियों कि जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं, तो सिरफिरे बनिए और इतिहास रच दीजिए सिलेक्शन के साथ। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। ठीक है, तो सम्मान एक समय और स्थिति का होता है, वो समय स्थिति आपको लाना है। जब आप सोचिए, जब आपका सिलेक्शन होगा, आपके माता पिता का सम्मान ऊंचा होगा, आपका सम्मान ऊंचा होगा, आपकी जो मेहनत है उस पर जो है उसका एक सम्मान मिलता है। ठीक है, जब आप अपना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, जब आपका सपना पूरा होता है, तब फिर वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। आपके चेहरे की मुस्कान, आपके माता पिता के चेहरे की मुस्कान, आपके घर का खुशहाल, आपके घर का एक खुशी का माहौल ही अलग हो जाता है। तो वो करने के लिए आपको आज पढ़ना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम के पहले ठीक है सारे कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करना पड़ेगा। और जयसवाल सर आपके हमेशा आपके साथ हैं। चलिए सभी क्लासेज रन कीजिएगा। सभी मित्रों को शुभ रात्रि है। जल्द ही मॉर्निंग पर अगले प्रैक्टिस पेपर पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी।